जैसे कि हमने देखा था कि सभी आमने-सामने आ गए थे और वो जो मैरी छुपने का इशारा करता है, मैरी को लगता है कि ये हेलो कर रहा है, तो यह भी करने लग जाती है, लेकिन फिर समझ जाती है और भागकर छुप जाती है, लेकिन उसका फोन वहीं पे गिर जाता है। सेक्रेटरी बोलता है कि वहाँ मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा। वो जो कहता है नहीं नहीं चलो चलो मेरे साथ चलो, हम घूम कर आते हैं, और फिर इसको अपने दोस्त बनाकर आंट के सामने यहाँ से निकल कर चला जाता है। फिर आंट के पास हम एक सामान देखते हैं जो कि वोजू से छुपा रही थी। अब ये क्या है ये हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ पर मैरी छुपकर फोन उठाने की कोशिश कर रही होती है, तभी आंट की कार आ गई सामने और मैरी यहाँ से भाग जाती है। आंट ने कहा कि देखना किसी का कॉल आ रहा है, कहीं फोन रिंग हो रहा है, और इनको रोड पर फोन पड़ा हुआ दिखाई देता है जिस पर मैरी की मॉम कॉल कर रही थी। और आंट फोन उठाकर खोजने लग जाती है कि आखिर यह किसका फोन है, और डॉग हाउस में इनको एक पैर दिखाई देता है। यह डरते हुए जाती है देखने के लिए, तो अंदर मैरी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और इतना अजीब बिहेव करके अपना फोन मांगती है, और आंट डर के मारे इसको ज़ॉम्बी समझकर फोन दे देती है। योनसू की यह लड़की ज़ॉम्बी थी क्या? योनसू बोलता है इस एरिया में तो मुझे लगता है सभी पागल लोग रहते हैं, और इतने में उस घर का डॉग आ गया होता है जिनको डरा कर यहाँ से भगा देते हैं। रात को उजू फोन करके पूछता है मैरी दिन में कहाँ चली गई थी तुम? मैरी हंस रही होती है लेकिन बताती नहीं है कि वह डॉग हाउस में छुपी हुई थी। फिर पूछने लग गई कि वह सब कौन थे। वुजू बताता है कि वह मेरी फैमिली मेंबर थी। वुजू फिर इसको डील खत्म करके बोलता है कि हमारे रास्ते अलग अलग है, मैंने तुम्हारा काम किया, तुमने मेरा काम किया, और अब हम इस चीज से फ्री हो गए हैं। दूसरी तरफ वुजू की दादी की तबीयत दिन पर दिन खराब होते जा रही है। डॉक्टर जिन यानी कि डॉक्टर डैड आए हुए होते हैं चेक करने के लिए। जिन ने कहा कि आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और आपको थोड़ा आराम और कम स्ट्रेस लेने की जरूरत है। दादी ने कहा कि जिन तुम कितनी बदल गई हो, मेरे सामने पैदा हुई, मेरे सामने खेलती थी तुम, और आज देखो जवान बनकर मेरे कितनी केयर कर रही हो, तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, कोई लड़का खोजा है तुमने? डैड कहते हैं हाँ हाँ इसने वुजू को ही पसंद कर लिया है। जिन भी बोल देती है कि हाँ मुझे वुजू पसंद है, और दादी काफी खुश हो जाती है। जिन बहुत ही प्यारी लड़की है, तो दादी उसे वुजू की शादी करवाने के लिए मान गई होती है, लेकिन ऐसे यह कहती है कि तुम जाकर पहले उजू को अपने दिल की बात बता दो। यहाँ पर उजू कंपनी में आया होता है, इसको जंग मिलती है। जंग हमारे इस कंपनी की एक न्यू कैरेक्टर होती है जो कि एम्प्लॉय है और काफी ज्यादा उजू को पसंद करती है। इसको और उजू को एक दिन डिनर पर चलने को कहती है और खाना का खर्चा यह खुद उठाएगी, और उजू मान गया होता है। फिर उजू योनसू से मिलता है। योनसू ने कहा कि वाह यार तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तुम मैरी को पहले से जानते थे क्या? बताओ उनसे करवाया तुमने? उजू कहता है कि नहीं मैं उसको पहले से नहीं जानता था, और तुम्हें इतनी आग लग रही हो तो उससे ही जाकर पूछ लो। दूसरी तरफ गुंजू के डैड को हम देखते हैं। इनकी कंपनी का एक बहुत ही भरोसेमंद एम्प्लॉय इसके पास भागा भागा आता है और कहता है कि जिस कंपनी के साथ हम लोग कोलैब करके काम करते हैं वो फ्रॉड है और उन लोगों ने बहुत सारा पैसा खाया है। योनसू के डैड का नाम योनसू होता है, जो कहता है कि चाहे जो हो जाए यह बात किसी को मत बताना, मैं इनको संभाल लूंगा और तुम्हारा भी इसमें नाम आएगा, तुम्हें भी क्रेडिट मिलेगा, और एम्प्लॉय काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी अपने लिए एक नए रहने का ठिकाना खोज रही होती है, क्योंकि उस घर के अंदर अकेली तो यह रह नहीं सकती और इनके साथ कोई रहेगा नहीं। लेकिन कोई भी इसको घर सस्ते में नहीं मिल रहा होता है, बहुत महंगे, और डिपॉजिट के पैसे है ही नहीं इसके पास। लास्ट में अपने फ्रेंड को कॉल करती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन इसकी फ्रेंड ने आर्मी ज्वाइन कर ली होती है तो वह तो अब यहाँ पर नहीं रहती। तभी मैरी की नजर रोड पर लगे हुए पोस्टर पर जाती है जो कि होटल का होता है, और वह सस्ते में रूम देते हैं। मैरी रात को वहाँ पर पहुँच गई होती है और थोड़े से पैसे देकर वहाँ पर चेक इन कर ले। तभी इसको एक आदमी दिखता है जो कि गैंगस्टर की तरह दिख रहा था, इसको घूर रहा होता है, लेकिन मैरी चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है तो जल्दी जल्दी रेडी होकर हॉस्पिटल आई होती है अपने काम के लिए, और बाहर जाते हुए मैरी इसको देख लेती है और कहती है यह तो कैक्टस गर्ल है, और इसको अपने साथ ले गई। पूछने लग गई कि रात को तुम्हारे ऐसे खतरनाक जगह पर कांटे कैसे घुस गए थे? मैरी ने कहा कि वह बस अचानक एक्सीडेंट हो गया था, मैं घर जा रही थी पर वह तो मुझे यहाँ पर लेकर आ गया था, और उसने मेरे पैसे भी पे किए इलाज के, और उसके बाद उसने मुझे घर भी छोड़ा था। जिन ने कहा कि हाँ वह एक अच्छा लड़का है, सबकी हेल्प करता है, तुम उसको अपना हस्बैंड बनाने को क्यों
बोल रही थी। मैरी डर गई होती है और सोचने लग गई कि आखिरकार ऊजू ने इसको यह बात क्यों बता दी। तो कहती है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। जिन कहती है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है और हम सभी बातें शेयर करते हैं। मैरी ने कहा, अच्छा तो तुमने कुछ और भी बताया है क्या उसने? और जिन मना कर देती है। फिर मैरी वहाँ से मीटिंग में आ गई होती है ऊजू एंड उसकी कंपनी के साथ, क्योंकि यह लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं पैकेजिंग और डिजाइनिंग के लिए प्रोडक्ट के अंदर जाने वाली डिजाइन पर। यह काफी अच्छी होती है तो सब एग्री करते हैं इस बात पे और मैरी ने भी अपने बेस्ट दिया होता है। सब काफी खुश होते हैं और यहीं के कुछ एम्प्लॉय मैरी को भी अपने साथ रात को डिनर पर चलने को कह देते हैं। खाते हुए जंग ने यूजू से पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या ऊजू? यह बोलता है कि नहीं। तो जंग बोलती है कि शादी करोगे ना? ऊजू बोलता है कि यह तो मुझे अभी नहीं पता। फिर सभी शादी और घर के बातें करने लग जाते हैं। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय से बोलती है कि तुम शादी से पहले एक घर ले लेना चाहिए था। सुपरमार्केट में एक लकी ड्रॉ भी निकला था, यहाँ पर घर मिल रहा था। तुम उसको ज्वाइन कर लेते तो शायद हो तुम्हें घर मिल जाता। अब तो उसको विनर भी अनाउंस हो गया है। चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन जीता है। अब मैरी और बूजू दोनों डर गए होते हैं सुनकर, इसलिए बूजू फीमेल एम्प्लॉय को मेन्यू दिखाकर बहकाने लग जाता है। सेम मैरी भी करती है, लेकिन मेल एम्प्लॉय इतने में देख लेता है कि विनर कौन है और कहता है कि इन दोनों की शक्ल तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। तभी बूजू उसके मुंह में खाना ठूस देता है और बूजू ने यहाँ पर इतना ज्यादा शराब पी ली होती है कि उसको बहुत ज्यादा नशा हो गया होता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वह फीमेल एम्प्लॉय के पास आती है और कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने आज अच्छा काम किया है, तो क्या तुम हम सबका खाने का पेमेंट कर दोगी? अच्छे में है तो पेमेंट करने को तैयार हो गई होती है और जाकर अपने सभी क्रेडिट कार्ड निकाल के दे रही होती है, लेकिन किसी भी कार्ड में उतने पैसे नहीं होते हैं पेमेंट करने के लिए। तभी वो जो आता है और खुद पेमेंट करता है। तभी फीमेल एम्प्लॉय कहती है कि आपने क्यों पेमेंट किया, मैरी को करना चाहिए था। पर ऊजू जानता है कि यह काम इन लोगों का है। फिर बाहर फीमेल एम्प्लॉय मैरी को अपने साथ चलने को कह रही होती है। मैरी जो बिल्कुल नशे में हो रखी होती है, उसको कहीं भी ले जाओ तो घसीट के चली जाएगी। वह मान गई होती है, पर बूजू जानता है कि इसको रोकता है और फिर उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। फीमेल एम्प्लॉय बोलती है कि यह क्यों चली गई, इसे तो मैं आज पैसे खर्च करवाने वाली थी। बहुत ही गंदी औरत होती है ये। नशे में मैरी जिम की बात याद कर रही होती है और गुस्सा हो रही होती है कि उस बूजू ने इसको क्यों बताई वो सारी बातें। बूजू बोलता है कि घर कहाँ पर है तुम्हारा? नशे में ये होटल का नाम बताती है और वहीं पर सो जाती है। बूजू फिर इसको जैसे तैसे होटल में लेकर जाता है, फिर इसको 5वीं मंजिल पर लेकर जाता है, लेकिन मैरी बताती है कि रेस्टोरेंट में ही छोड़कर आ गई। मुझे इसको यहीं पर रोकने को कहता है, अब वो नीचे जाने लगता है पर यह मानती नहीं। पर वूजू इसको सुला देता है यहाँ पर। फिर ऑनर को लेकर आता है और डोर खुलवाता है। वूजू इसके रूम की हालत देखकर परेशान हो गया होता है, क्योंकि बुरी तरह से गंदगी फैलाई हुई होती है। फिर वूजू ने मिरर में ऑनर देखा और गंदी नजरों से मैरी के पैरे को देख वूजू समझ गया होता है और इनको जाने को कहता है यहाँ से। और कुछ देर बाद यह खुद भी जाने लग जाता है, लेकिन नीचे आकर उसको याद आता है कि अपनी गाड़ी की चाबी ऊपर ही छोड़ आया है। यह मैरी को कॉल करता है। मैरी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। यह ऊपर भागते हुए जाता है और देखता है तो होटल का ओनर उसके पैरों में बैठा होता है, जो कि मैरी के साथ कुछ गलत करने वाला है। इसलिए यह ओनर को मारने लग गया होता है और मैरी चिल्लाने लग गई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो तो मेरे लिए खाना लेके आया था जो उसने मेरे पैरों पे गिरा दिया, तो साफ कर रहा था। ओनर इसको रूम से भगा देता है। अब मैरी के पास वैसे तो कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए। वूजू बोलता है कि रेस्टोरेंट में खाए क्यों नहीं तुमने अच्छे से, यहाँ पर आखिरकार नूडल मंगा रही हो? मैरी कहती है कि क्योंकि मुझे पेमेंट करनी थी इसलिए मैंने कम खाया था ताकि कम पैसे देने पड़ेंगे मुझे, और अब भूख लगी है तो नूडल मंगाया था। इसके पैरों में भी हील्स की वजह से चोट लगी हुई होती है, तो वूजू उसकी केयर करता है, बैंडेज लगाता है और बोलता है तुम कहाँ पर सोओगी, आज तुम्हारा तो इस पूरी सिटी में कोई भी नहीं है। तो यह इसको सीधा विले में लेकर आ गया होता है और कहता है कि चुपके से रहना, सेक्रेटरी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर रह रही हो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैरी सब लाइट ऑफ करके रहने को बोलती है। दूसरी तरफ ऊजू के अंकल ने उसी एम्प्लॉय को बुलाया होता है जो कि फ्रॉड के बारे में बता रहा था इनको, और उसको शाबाशी देता है इतना बड़ा फ्रॉड को पकड़वाने के लिए और कुछ पीने के लिए गिफ्ट देता
देता है। जब यह जा रहा होता है पीते हुए तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर इसकी मौत हो जाती है, जिससे हमें इतना समझ आ गया होता है कि अंकल ही है जो फ्रॉड कर रहे हैं इन्हीं कंपनी में और पैसे खाकर बैठे हुए हैं और इन्होंने सबूत मिटाने के लिए उस आदमी को ही मार डाला। अगली सुबह तक मैरी अपने न्यू हाउस में होती है, जागती है, बाहर जाती है, बहुत अच्छी सोसाइटी होती है। तभी सेक्रेटरी दिख जाता है इसको तो यह छुप जाती है। सेक्रेटरी फिर वहाँ से ऑफिस आता है और बताता है कि हमें थोड़ा पीआर करवाना होगा, जिसके लिए बॉस आपका नाम बनेगा, आप पॉपुलर हो जाएंगे। इसके लिए आपको मैरी के न्यू हाउस चलना होगा, उसके हस्बैंड और उससे वहाँ पर मिलना होगा। रिपोर्टर आएंगे, आपकी वीडियो बने। सैंगमान मान गया होता है ये सब करने के लिए। सेक्रेटरी सब कुछ मैरी को बताता है कि अगले वीकेंड वीकडे फिक्स किया गया है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ घर पर रहना है इसलिए। इधर उजू के अंकल एम्प्लॉय की मौत की खबर दादी तक पहुंचाता है। दादी के तो होश उड़ गए होते हैं क्योंकि वह एम्प्लॉय काफी वफादार था और इनके लिए कई सालों से काम करता था। उनके फ्यूनरल में जाना चाहती है लेकिन इनकी तबीयत अचानक आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए अंकल कहते हैं कि मैं खुद चला जाऊंगा और वहां जाकर रो के दिखाता है, जबकि एक तरह से इसी ने उस आदमी को मारा है। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो आज रनिंग करने आया होता है और संग यहीं की अपनी बॉस की बातों को याद कर रहा होता है कि जिसमें की वार्निंग दी कि इससे कि अगर कुछ गलत हुआ तो पीयर वाले दिन तो इसे इसका घर, गाड़ी, सब कुछ ये छीन लेगा। और हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी के पास जो भी अय्याशी वाली लाइफ है वह इसके बॉस ने दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसके ऊपर टॉर्चर करता है, उससे परेशान करता है और उन सब चीजों के बदले और इसकी लाइफ नरक बनाकर रखी है। गुस्से में काफी तेज भाग रहा होता है और डॉक्टर जिन भी होती है जिनको रनिंग करते हुए देख रही होती है। रात को मैरी घर आती है और सभी लाइट ऑफ करके सोने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी एक मच्छर आ जाता है जिसको मारने के लिए तालियां बजानी पड़ गई और सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया और लाइट ऑन हो जाती है। सेक्रेटरी बाहर खड़ा होता है जिसने लाइट ऑन ऑफ होती हुई देखकर और जाकर बेल बजाने लग गया होता है। मैरी डरते हुए दरवाजा खोलती है। सेक्रेटरी उसको फॉर्म देता है जो कि इस एरिया में अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए होता है और तभी मैरी बोलती है कि इस घर की लाइट ऑफ नहीं हो रही, क्या करूं मैं। इसलिए सेक्रेटरी खुद घर के अंदर आता है और उसको सिखाता है कि लाइट सेंसर से चलती है और ऐसे ऑफ की जाती है ताली बजा। अगले सीन मैरी वुजू को फोन करके कहती है कि मुझे तुम्हारा कुछ सामान इस घर में रखना होगा क्योंकि सीईओ नेक्स्ट वीक यहाँ आने वाला है। मैरी वुजू को सारी बात बता देती है। वुजू मैरी से पूछता है कि सीईओ कब आने वाला है। मैरी वुजू से पूछती है क्या तुम आओगे, फिर हम दोनों को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं। मैरी वुजू से पूछती है क्या वेडिंग ड्रेस में फोटो खिंचवाना जरूरी था। वुजू मैरी से कहता है कि हमारी नई नई शादी हुई है तो वेडिंग फोटो तो होनी चाहिए ना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। वुजू मैरी को खुद के करीब ले आता है और फोटो खिंचाता है। मैरी सोचती है कि मेरी हार्ट बीट को इतनी तेज हो रही है। दूसरी तरफ से जंग अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ फोटो खिंचवाने आई होती है। वुजू मैरी से कहता है कि मैं चेंज करके तुमसे मिलता हूँ। बाहर आता है और शी जोंग को आते देख भाग जाता है। शी जोंग वुजू को देख लेती है और उसके पीछे जाती है। वुजू मैरी को बताती है कि शी जोंग यहाँ पर है। शी जोंग को आता देखता है। शी जोंग वहाँ आ जाती है, तभी मैरी वुजू को किस करती है और भी एपिसोड खत्म हो जाता है।